अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे चैनल कॉन्सेप्ट स्टेशन पर, और मैं हूं आपका टीचर नुकमान शरीफ। आज के ऑनलाइन क्लास में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिंक मैंने पहले ही दिया हुआ है ताकि टाइम की ज़रा बचत हो सके, क्योंकि लंबे लेक्चर को अपलोड और आपको फिर आप उससे बोर भी हो जाते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल्स, यानी ऑप्टिकल फ़ाइबर के जो प्रिंसिपल हैं जिनके तहत ये वर्किंग करती है, वो आज का हमारा मेन टॉपिक है। इसके लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हैं वो शुरू करते हैं। चलें, प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमें रिफ्रैक्शन का यहाँ पे पता होना चाहिए, और दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। चले मैं दोहरा देता हूँ। रिफ्लेक्शन से मुराद है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते वक्त उसकी बाउंड्री से, जहाँ पे वो दोनों मीडियम आपस में एक दूसरे से अलहदा हैं, वहाँ पे टकरा के वापस आ जाना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन का मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और अपना क्या कर लेना, रास्ता चेंज कर लेना। लाइट जा रही है तो वो थोड़ी मुड़ गई है, मतलब अपने रास्ते से वो अगर डेविएट हो जाए तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी क्या लिखा हुआ है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंज इट्स पाथ। कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो ये अपना रास्ता क्या कर लेती है, तब्दील कर लेती है। आहिस्ता आहिस्ता बने रहेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अब मीडियम दो तरह से होते हैं। मीडियम कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक है रेयर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा होता है कि जिसकी डेंसिटी लेस होती है, और डेंसर मीडियम कौन सा होता है कि जिसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। अब लाइट दो तरह से बिहेव कर सकती है, या तो रेयर से डेंसर में एंटर हो सकती है या फिर डेंसर से रेयर में एंटर हो सकती है। तो इसका बिहेवियर किस तरह से होगा जब वो रेयर से डेंसर में एंटर होगी या फिर डेंसर से रेयर में एंटर होगी, तो वो किस तरह से बिहेव करेगी, ये हमने देखना है। तो लाइट जब एंटर होती है रेयर से डेंसर में, तो हम यूँ कह सकते हैं कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है कि ये मिसाल के तौर पर ये एक मीडियम की बाउंड्री वाल है, यानी इसके अंदर कोई और मीडियम है और बाहर की तरफ कोई और मीडियम है। यहाँ से ये रे जो है वो इंसिडेंट रे, जो रे एंटर हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और रे जो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऑब्टेन होती है उसको हम रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन सीधी लगाई हुई है ना, ये वाली लाइन जो है, यानी ये वाली क्या कहलाती है, नॉर्मल, जो कि बाउंड्री के क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर। अब अगर हम रे जो है वो इंसिडेंट करवाते हैं और अंदर मीडियम कौन सा है, रेयर है, और बाहर कौन सा मीडियम है, डेंसर है, तो अगर रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अब जाना तो इसे इस तरह से चाहिए था ना, लेकिन ये क्या हो गई है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। तो ऐसा बिहेवियर लाइट का शो होता है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। इसी तरह जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है, यानी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये जो इन साइड में मीडियम है वो क्या है, डेंसर है, और जो आउटवर्ड मीडियम है वो क्या है, रेयर है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगी तो ये नॉर्मल है। तो पहले क्या हुआ था कि लाइट का ये पाथ था, तो वो किस तरह से जब इस बाउंड्री से टकराई तो नॉर्मल की तरफ, यानी इसकी तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। लेकिन अगर वो रे जा रही है, उसको जाना तो ऐसे चाहिए, वो नॉर्मल से और दूसरी तरफ जो है वो मुड़ जाती है, यानी नॉर्मल से परे मुड़ जाती है। तो ये बिहेवियर देखने में आता है जब लाइट एंटर होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो इसके ये बिहेवियर आप देख रहे हैं कि लाइट एंटर हो रही है, इसको जाना सीधा चाहिए था इस तरफ, लेकिन वो नॉर्मल से चूँकि परे भी बेंड होगी तो इसलिए वो इस तरह से मुड़ जाएगी। यानी व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से अवे जो है वो क्या करती है, बेंड हो जाती है। अब TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में
होता क्या है कि क्या रे रेयर से डेंसर में एंटर होती है या डेंसर से रेयर में? नहीं, इसके लिए हम इनसाइड जो मीडियम लेते हैं वो डेंसर होता है, और आउटवर्ड में जो मीडियम होता है वो क्या होता है? रेयर। यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तब होती है जब इनसाइड जो है वो मीडियम क्या हो? डेंसर हो, और आउटवर्ड मीडियम क्या हो? रेयर। अब हम पढ़ रहे थे ना ऑप्टिकल फ़ाइबर। अब ये जो ऑप्टिकल फ़ाइबर के ही प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिकल फ़ाइबर में आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो है ये क्या है? ये ट्यूब है, वो ग्लास मेड जो है वो ट्यूब है जिसको हम ऑप्टिकल फ़ाइबर कहते हैं। इनसाइड में क्या है? ग्लास है, और आउटवर्ड में क्या है? एयर है। तो ग्लास जो है वो एयर से क्या होता है? ज़्यादा डेंसर होता है। तो इसका मतलब है इनसाइड में डेंसर मीडियम है और आउटवर्ड में कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। अब इसको मुख्तलिफ एंगल से हमने रे को जो है वो इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब लाइट एंटर होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो यहाँ पे फिनोमेना क्या इस्तेमाल हो रहा है जी? रेयर से वो डेंसर से किस में कन्वर्ट एंटर हो रही है? रेयर में। तो ये लाइट एंटर हुई है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यानी नॉर्मल के साथ जैसे ये है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और बाद में जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब लाइट एंटर होती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे, तो ये हम बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुड़ी है, नॉर्मल से परे मुड़नी है, नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़नी। यानी जिस तरह से एंटर हो रही थी उस तरह से नहीं, बल्कि थोड़ा मुड़ के दूसरी तरफ जाएगी। इसी तरह से एंगल को हम बढ़ा देते हैं। अब ये रे जा रही है दूसरी रे, गौर करें ज़रा, ध्यान से देखिएगा। ये दूसरी रे जो है वो जब एंटर होती है तो ये हो गया इसका नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले छोटा था, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। यानी ये देखें, दिखने में ही नज़र आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बड़ा है। तो रे जो है वो और ज़्यादा जो है वो नॉर्मल से परे हट जाएगी। यानी जूँ हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो रे जो है वो नॉर्मल से उतनी ही ज़्यादा दूसरी तरफ जो है वो बेंड होगी। अब ये तीसरी रे है, इसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को मज़ीद बढ़ा दिया। यानी ये एंगल थोड़ा था, ये उससे बड़ा था। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यानी जिस एंगल से हम रे को एंटर करवा रहे हैं वो हमने मज़ीद बढ़ा दिया है। तो आप देखें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मज़ीद हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो ये चौथी जो रे है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इतना बढ़ गया है कि वो जो रे है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, ये सारा प्रोसेस कौन सा हो रहा था? रिफ्रैक्ट। यानी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही थी और दूसरे मीडियम में जाके वो बेंड हो रही थी, ना कि पहले मीडियम में वापस आ रही थी। तो ये चौथी जब रे को हम इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस तरह से बिहेव करती है कि वो जो नॉर्मल है उसकी क्या हो जाती है? 90 डिग्री एंगल पे। ये देखें, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यानी वो जो रे इधर रिफ्रैक्ट हो रही थी अब वो इधर रिफ्रैक्ट हो गई, यानी बाउंड्री के पैरेलल हो गई और नॉर्मल के क्या हो गई? 90 डिग्री एंगल पे। अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इसको आई से ज़ाहिर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना जो नॉर्मल के साथ बनता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो, यानी देखें नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो तो उस इंसिडेंस एंगल को हम कौन सा नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल का। किसका एंगल का? क्रिटिकल एंगल का। तो साथ ही हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 90 डिग्री। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या आना था? रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो? 90 डिग्री हो, उस द एंगल विल बी नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम, यानी जिस एंगल से हम रे इंसर्ट करें और वो नॉर्मल से क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल से भी, ये रे पाँचवीं रे है,
तो ये क्रिटिकल एंगल से भी इसका एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, यानी एंगल बहुत ज़्यादा हो गया और वो क्रिटिकल एंगल से भी नज़र आ रहा है शक्ल में कि वो क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा। अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा तो वो मज़ीद मुड़ेगी, तो अगर मज़ीद रे मुड़ेगी तो वो इससे भी ज़्यादा मुड़ेगी, यानी पहले ये जा रही थी तो इसमें मुड़ के इस तरफ हो गई है, अब इससे भी ज़्यादा मुड़ेगी तो वो पहले मीडियम में ही क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब ये सारे प्रोसेस में ये चारों रेज़ जो हैं, पहली चारों रेज़ ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कर रही थी, यानी दूसरे मीडियम में एंटर होकर मुड़ रही थी। लेकिन ये रे क्या हो गया है कि ये इतनी ज़्यादा बेंड हो गई है कि वो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पहले मीडियम में ही क्या आ गई है, वापस आ गई है। ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जब रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना चाहे और बाउंड्री से टकरा कर वापस आ जाए, इस प्रोसेस का क्या नाम है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो चूँकि ये इंटरनली ये ट्यूब है और ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर जो रे है टकरा के फिर इसी मीडियम में वापस आ गई है, यानी इसका नाम से इज़हार है फिर क्या हो गई है, टोटल, यानी सारी की सारी रे इंटरनली यानी इसके इनसाइड ही रिफ्लेक्शन, यानी वो क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। इस प्रोसेस का नाम ही क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें डेंसर से रेयर मीडियम में रे को एंटर करवाना होगा, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए ताकि रे जो है वो इसी मीडियम में वापस आ सके। तो यहाँ पे मज़ीद लिखा हुआ है एंगल मोर दैन क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल जो है वो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, द रे विल रिमेन इन सेम मीडियम, तो रे जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होगी बल्कि उसी मीडियम में क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट एंटर हो रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़ा है। देन लाइट विल नॉट चेंज इट्स मीडियम, वो लाइट जो रे है वो अपने मीडियम चेंज नहीं करेगी, एंड रिमेन इन द सेम मीडियम, तो इसी मीडियम में रहेगी या फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी डेरिवेशन जो है वो क्रिटिकल एंगल के लिए, कि क्रिटिकल एंगल हमें पता तो होना चाहिए, क्योंकि हमें रे को, इसकी कंडीशन ये है कि रे जो हमने एंटर करवानी है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी रे जो है वो वापस आएगी, वरना तो वो नेक्स्ट मीडियम में जाके चले मुड़ ही जाएगी लेकिन दूसरे मीडियम में एंटर हो जाएगी। तो इसकी डेरिवेशन के लिए एक लॉ है जी, उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसकी मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं। वो कहता है कि स्नेल्स लॉ में वो कहता है कि ये जो है एन से मुराद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक्सप्लेनेशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है जो ये बताता है कि एक मीडियम दूसरे के लिहाज से, एक मीडियम में और दूसरे मीडियम दोनों की रिलेटिव जो वो है स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम्स में वो कितनी है। तो चलें वो मैं बताता हूँ बाद में इसको, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो जो एंगल है, यानी पहला मीडियम कौन सा था, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और ग्लास में जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होगा। दूसरा मीडियम कौन सा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर में एंगल कौन सा होगा, उसको हम एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। तो हमने निकालना है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल्स लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये वैसे का वैसा ही। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल की, यानी हम ये चौथी रे वाला जो प्रोसेस है, फिनोमेना है, वो हम इस्तेमाल करने लगे हैं। ये देखें कि यहाँ पे जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहा था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है, क्योंकि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है, रिफ्रैक्शन सॉरी, ये क्या हो गया है, 90 डिग्री हमें पता है कि इसके लिए क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 90 डिग्री। अब साइन 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ख़त्म हो जाएगा 1, तो n2 ही आ जाएगा।
तो साइन सी ये n1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये किसका है, ग्लास का। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1। तो साइन सी विल बी इक्वल्स टू 1/n1। अगर हमने सी की वैल्यू निकालनी हो तो हमें जो हमने मटेरियल इस्तेमाल करना होता है उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है। जैसे यहाँ पे ग्लास हमने इस्तेमाल करना है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हमें। हम नेक्स्ट जो पेज पर इसको जो डिराइव भी करेंगे। साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन का इन्वर्स 1/n1, यानी ये वैल्यू n1 की वैल्यू दर्ज करनी है, 1 से डिवाइड करना है और फिर उसका साइन इन्वर्स लेना है, तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने ग्लास से एंटर करवाई है रे जो है वो एयर में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें पता है कितना होता है, 1.5। ऊपर वाला जो था वो एयर का था ना, और नीचे वाला किसका था, ग्लास का। साइन सी इज़ इक्वल टू 1/1। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। तो सी इज़ इक्वल टू साइन उधर जाके साइन इन्वर्स हो गया। 1 को 1.5 पर डिवाइड करने और उसका साइन इन्वर्स लेने के बाद एंगल जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 41.8 डिग्री। यानी आलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल किसके है, 42 डिग्री के। यानी 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर अगर हम रे ग्लास से एयर में एंटर करवाएंगे तो वो बजाय एयर में जाने के दोबारा से ग्लास में क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे मज़ीद देखते हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फ़र्ज़ करें, ये ग्लास है और ये क्या है, एयर। तो हम रे एंटर करवा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कितना है, 20 डिग्री। तो वो रे दूसरे मीडियम में एंटर होगी, रिफ्रैक्ट होगी और अपना रास्ता चेंज करेगी, पहले मीडियम में वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हम एंगल जो है वो 50 डिग्री से एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी 50 डिग्री से रे एंटर करवाते हैं, तो फिर वो चूँकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है 50 डिग्री, तो वो रे जो है वो वापस इसी मीडियम में वापस आएगी। तो इसी तरह से जो लाइट सिग्नल्स हैं वो उसमें ऑप्टिकल फाइबर में मूव करते हैं, और ये उसका पहला प्रिंसिपल है। इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें रे जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर होने की बजाय पहले मीडियम में ही वापस आ जाती है। और इस तरह अगर हम हर मरतबा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल से बड़ा जो है वो पुट करते हैं, तो इस तरह से वो जो रे है वो इसी मीडियम में रहती है। यानी ये फ़र्ज़ कर लें कि ये वो ग्लास ट्यूब है, यानी वो फाइबर ऑप्टिक्स है। ट्यूब तो नहीं हम कह सकते, इसकी मोटाई तो बॉल के बराबर होती है। तो फिर इसमें रे एंटर हुई है, इसी मीडियम में वापस आई है, और फिर यहाँ पे फिर से वो रिफ़्लेक्ट हुई है, इसी मीडियम में वापस आई है, और हर मरतबा ये होगा। तो इस तरह जो रे है सिग्नल वो आउटवर्ड जाने की बजाय उसी मीडियम में रिफ़्लेक्ट होकर आगे जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रे जो है वो मूव करती है और उसके इनसाइड ही रहती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।